हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में कि लेटेस्ट अपडेट जो है 10 फरवरी 2022 का क्या है रिगार्डिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आई हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट इज अगर हम बात कर सकते हैं सीआरआर में, एसएलआर में, देन बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करती हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, है ना। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आया है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। एंड उसके बाद हमारी गवर्नमेंट क्या खर्चा करने वाली है, तो ये सारी चीजें जो है वो देखने वाली हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपडेट्स 10 फरवरी 2022। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर क्लासेस आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, मैं आपको आंसर्स दूंगी। ओके गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे तो सबको पता होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। बट फिर भी एक हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो देखने वाले हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको भी समझ में आ जाए, आगे का जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हम कह सकते हैं एक ऐसा टूल है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी आरबीआई का, जो ये यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई को कैसे कंट्रोल करके रखना है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करके रखना है इन द मार्केट, तो ये चीज है इन्फ्लेशन। बेसिकली टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, है ना, टू कंट्रोल money supply in the economy, that is monetary policy। अब मनी सप्लाई, यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाते हैं। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो जाती हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक तो पहला कंडीशन, हम फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो इसका एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है ना। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या हो जाता है, लोगों का इनकम तो उतना ही है, एग्जैक्ट है, ठीक है, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ जा रहा है मार्केट में। तो इसका हमें इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट हमें इनकम में भी देखने को मिलेगा। लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के डिमांड्स बढ़ेंगे, वो उसके एक्सपेंसेस पे जो वो खर्चा करना है वो भी चीज़ें बढ़ेगी, उन्हें सेविंग करना है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ों में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकार ने लिक्विडिटी जो है वो एक्सेस कर दिया है, मनी सप्लाई का सप्लाई जो बहुत ज़्यादा हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, इस वजह से हम महंगाई जो है वो बढ़ गई है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि अगर हम मनी सप्लाई को कम कर देते हैं, तो नॉर्मल सी बात है जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका भी एक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। किस पे, मनी सप्लाई जब कम कर दी जाती है तो इसका भी एक इफेक्ट हमें किस में देखने को मिलेगा, कंज्यूमर्स के ऊपर। उनका कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम ही कम है। देन इसका इफेक्ट हमें डिमांड सप्लाई में भी देखने को पड़ता है कि वो भी कम हो जाते हैं। देन लोग सेविंग भी कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं। तो ये दो कंडीशन है। तो इस चीज को, मनी सप्लाई को, लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करके कैसे रखना है, मेंटेन कैसे करके रखना है, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, डेवलप करे, तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ये पॉलिसी अपनाती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, टू मेक आवर इकोनॉमी स्टेबलाइज। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स सी
देखिए ये मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। दैट इज इट इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ऑफन टारगेटिंग एंड इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। मेन एम हमारी गवर्नमेंट का क्या रहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी कैसे रहे हमारी कंट्री के अंदर। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज एमपीसी, मॉनेटरी अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, दैट इज एमपीसी। इसमें भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारे कंट्री में रेट्स कैसे होने चाहिए। दैट इज ये बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर। अब इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब मनी सप्लाई को कम कैसे किया जाए, स्टेबलाइज कैसे किया जाए, तो इसके बारे में ये बात करते हैं। हमारा CRR कितना होना चाहिए, SLR कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन के ऊपर भी बात करी जाती है। देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारी चीज़ें हैं, बैंक रेट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री के जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लोग हैं वो चीज़ डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली हमारे जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR कितना होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू आवर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे 2 लिमिट्स दे दिए गए हैं, लिमिट्स लगा दिए गए। दैट इज पहला है हमारा अपर लिमिट एंड सेकंड वी हैव लोअर लिमिट। लिमिट है कि इन लिमिट्स के अंदर ही जो भी रेट फिक्स किया जाएगा इनके अंदर ही किया जाएगा। अगर हम अपर लिमिट्स की बात करते हैं तो अपर लिमिट सेट किया गया है बाय आवर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दैट इज 6%। ध्यान रखना है, आपने समझ लेना है, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे भी पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट कितना सेट कर दिया गया है, 6%, एंड लोअर लिमिट कितना सेट कर दिया गया है, 2%। इनके बिना पर ही ये जो सारी इन्फ्लेशन है, रेट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारी यूज करती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट्स ओनली वो सेट करते हैं कि एवरेज रेट हमारा क्या होना चाहिए कि हमारी कंट्री में इसके वजह से ग्रो करे एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन दिखे। ठीक है, तो वो भी हम बातें करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये आपने समझ में आ गया, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एमपीसी क्या डिसाइड करती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। देन हमारा कम्स, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन कौन से एरियाज में ये काम करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली मनी सप्लाई की हम बात करते हैं, तो वो जो मनी सप्लाई है वो किस चीज से रिलेटेड है। अगर हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, तो पहला तो आ जाता है हमारा कैश रेट। जो हम कैश, जो बैंक जो है वो मनी प्रोवाइड कर रही है, बैंक जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है टू देयर कस्टमर्स। जब बैंक के पास कमी आ जाती है तो वो किसके पास जाते हैं, RBI के पास। तो वो सारी चीजें सेट की जाती है बाय आर RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आ जाता है हमारा कैश का रेट क्या होने वाला है, कितना आपने कैश लिया है, उसका रेट्स क्या है। देन कम्स द इंटरेस्ट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंटरेस्ट रेट। मान लो मार्केट में जब लिक्विडिटी जो है वो एक्सेस हो जाती है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को वो सेल करती हैं, बेचती हैं, ताकि उनके पास पैसा है और मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो थोड़ा बहुत कम हो। इससे किसको फर्क पड़ता है, हमारे कॉमर्शियल बैंक को, हमारे शेड्यूल्ड बैंक को। जब वो उनके पास फंड्स की कमी होती है तो वो किसके पास जाते हैं, RBI के पास। तो ये इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशंस भी आपको हमारे इसके अंदर भी दिखेगा। देन कम्स हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी चीज हम करते हैं, जो भी चीज, जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिससे हमें पैसा आता है हमारे पास। जैसे कि मैं अगर मान लो प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैंने गुड्स बनाया, तो मैं गुड्स वो डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगी, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मार्केट एरिया में जाएगा टू दी फाइनल कंज्यूमर्स के पास। तो उससे क्या होता है, मेरे पास पैसा आ रहा है। तो इट डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड फोर्थ वी हैव इन्फ्लेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, अ जनरल इंक्रीज इन दी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज इन दी प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही हो जाता है ना इन्फ्लेशन।
अचानक से मार्केट एरिया में अचानक से महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। आज अगर फॉर एग्जांपल प्याज का दाम है 40 रुपीज पर केजी, तो कल या 2 दिन बाद यही सेम चीज हमें देखने को मिलेगा, प्याज का कॉस्ट हो गया 2 दिन बाद 60 रुपीज पर केजी। तो ये क्या है? महंगाई। अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजें जो है, कैश रेट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्फ्लेशन, तो दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, एंड ये सारी चीजें जुड़ी हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मनी सप्लाई से। ओके, देन ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया। ठीक है, आगे क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेटेस्ट अपडेट मैं वो भी आपको बताऊंगी। अब आ जाता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के पास, ये बेसिकली हम कह सकते हैं एक व्यू है हमारी सरकार की, कि हमारे सरकार के पास रेवेन्यू कितना आ रहा है एंड देश में खर्च करने के लिए कितना है। तो इट बेसिकली डील्स विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आने के सोर्सेज क्या क्या हुए, क्या क्या है, कहां कहां से रेवेन्यू आ सकता है? दैट इज टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। तो इसमें भी आ जाता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, कि ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां पे हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, सेक्टर से जो है टैक्स लगा के रेवेन्यू जो है वो उनके पास आ जाता है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है कि कंट्री में क्या क्या जरूरतें हैं, किस किस कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारी गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसके ऊपर खर्च करना चाहिए। अगर हम हेल्थ को लेके बोले, अगर एजुकेशन को लेके बोले, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके बोले, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं अंडर एक्सपेंडिचर। तो हमें ये देखना है फिस्कल पॉलिसी में कि हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है एंड उस रेवेन्यू को हमें खर्च किस किस एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में करना है। दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ओके, अगर हम फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन देखते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी? बेसिकली इट रेफर्स टू अ पॉलिसी कंसर्निंग इन द यूज ऑफ द स्टेट्स ट्रेजरी, किस कौन कौन से डिफरेंट स्टेट से कितना पैसा आ रहा है हमारे सरकार के पास एज टैक्सेस, टैक्सेस से ही उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एंड उसी चीज को वो यूज करेगी एक्सपेंसेस पे। दैट इज ट्रेजरी और द गवर्नमेंट फाइनेंस टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। मेनली हमारी गवर्नमेंट का मेन गोल क्या है, मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबलाइजेशन हो, टैक्सेस भी अच्छा अचीव हो, टैक्सेस इन द सेंस कि हमारे सरकार के पास रेवेन्यू अच्छा आएगा तभी वो एक्सपेंस पे खर्चा कर सकते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल्थ, एजुकेशन, है ना। तो ये बातें आ जाती हैं अंडर फिस्कल पॉलिसी। ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि अभी तक ज़्यादा हमें देखने को मिला है कि हमारे कंट्री में डेफिसिट ही देखा जाता है। डेफिसिट इन द सेंस कि हमारे कंट्री में हमारे सरकार के पास क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम एक्सीड्स रेवेन्यू, मतलब टैक्सेस से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से हमारे कंट्री में क्या हो जाता है, रेवेन्यू कम जनरेट होता है बट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब खर्च जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेफिसिट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, है ना। अगर हम ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो देखें, अगर हम पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, जो चल रहा है हमारा थर्ड कोरोना वायरस जो वेरिएंट अभी चल रहा है ओमिक्रॉन, है ना, तो अभी तक ये क्या है हमारे कंट्री के ऊपर, मतलब अब तो धीरे धीरे हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। अगर हम 19-20 या 20-21 की बात करते हैं, 2020-21 की बात करते हैं, उस टाइम पे बहुत हाई था हमारा कोरोना, जो डिफरेंट पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हर एक चीज़ बंद पड़ी थी, हर एक चीज़ लॉकडाउन पड़ा था, वेदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, डिमांड एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज, वेजेस, सैलरी, रेम्युनरेशन, हर एक चीज़ मतलब रिसेस्ट हो गया था, कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी हर एक चीज़ में, है ना। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आता,
उस टाइम पे भी डेफिसिट हो गई थी, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ताकि वो बोरो जो करते हैं, जो पैसा उनके पास आता है वही चीज़ हमारे कंट्री के ऊपर वो इन्वेस्ट कर सकें एक्सपेंडिचर के ऊपर। अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, पैंडेमिक की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन ले लो, अभी तक अब तो हमारी कंट्री बहुत ग्रो कर रही है, हर एक सेक्टर्स में देखो, हर एक एक्टिविटीज़ में देखो, तो हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हमारी कंट्री सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इन दी वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस 3 years। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली फिस्कल पॉलिसी की। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ चेंजिंग इट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहां पे बात हो रही है टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम, सेम, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट यूजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस डिजायरेबल इफेक्ट। वो किस किस चीज को यूज करती है, अपने एक्सपेंडिचर को, अपने रेवेन्यू प्रोग्राम को, कि उसका एक इफेक्ट हमारे कंट्री के ऊपर देखने को मिले, कंट्री के नेशनल इनकम पे, प्रोडक्शन पे एंड एम्प्लॉयमेंट पे। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं हमारी, या फिर फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, तो हमारा गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि हमारी कंट्री जो है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो भी प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, लेबर्स की, एम्प्लॉयज़ की। अगर लेबर्स एम्प्लॉयज़ को काम मिल गया तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो जाता है, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आता है, ताकि वो उसी से अपने जो नीड्स है उसको वो पूरी करते हैं, है ना। ये बात हो गई हमारी फिस्कल पॉलिसी की, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन किया है इन दी बजट सेशन। बजट का भी मेरा जो सेशन है वो आप ज़रूर देख लेना, हमारे पोर्टल पे भी है, हमारे वार्म अप सेशंस पे भी है। तो अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो मैंने डिस्कस कर दिया है आपको रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस आए हैं टैक्सेस को, नॉन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, रेवेन्यूज़ के ऊपर, तो वो सारी चीज़ डिस्कशन हो गई है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। यहाँ पे आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर CRR, SLR क्या चेंजेस हुई हैं या फिर रिमेन अनचेंज, तो वो सारी चीजें, अपडेट्स हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो आप सब लोगों को पता है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज रेपो रेट। बेसिकली रेपो रेट क्या हो जाता है, ये एक ऐसा रेट है, it is the rate at which the central bank lends money to the commercial bank, है ना। सेंट्रल बैंक क्या करती हैं, सेंट्रल बैंक lends money to commercial बैंक, ये पता है सबको, सबको पता होगा। बट एंड रेपो रेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेपो रेट। अगर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो रेपो रेट क्या है, दैट इज इट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड एट 4%। ध्यान रखना है, रेपो रेट हैज रिमेन अनचेंज्ड एट 4%। तुम हमारी जो RBI की जो गवर्नर है, उन्होंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हर एक चीज जो है वो अनचेंज्ड ही रखा है। एज 2021 में था वो आपको अभी टिल February 2022 में भी इट हैज रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। देन अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज RBI, वो क्या करती है, बोरो करती है मनी फ्रॉम दी कॉमर्शियल बैंक। मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो रिवर्स रेपो रेट हमारा कितना है, दैट इज 3.35%, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। देन हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इन द सेंस, इसमें क्या हो जाता है कि हमारी जो मॉनेटरी, ये भी एक ऐसा टूल है जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यूज करती है। RBI इसमें क्या है, अलाउ करती है बैंक्स को बोरो करना, बट एट रीपर्चेज अग्रीमेंट, बट एट रीपर्चेज अग्रीमेंट, है ना। अगर हम
देन हमारा आ जाता है दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट या फिर एक टूल है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में क्या हो जाता है, जब हमारी बैंक्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब उनके पास लिक्विडिटी एकदम खत्म हो जाता है, फंड्स की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में वो क्या करती है, ओवरनाइट बेसिस पे क्या करती है, आरबीआई से फंड्स बोरो करती हैं ओवरनाइट, या फिर हम बोल सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमएसएफ। तो एमएसएफ हमारा रेट कितना है, दैट इज 4.25%। हमारा बैंक रेट एंड हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट वो भी है एट 4.25। देन कम्स हमारा इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉरिडोर। कॉरिडोर बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की। इसमें क्या हो जाता है, कॉरिडोर्स बेसिकली एक एरिया है बिटवीन द रिवर्स रेपो रेट एंड द एमएसएफ, बिटवीन रिवर्स रेपो रेट एंड दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एंड इसमें हम हमेशा देखा जाता है कि हमारा एमएसएफ जो है वो 1 मिनट ओके, इसमें क्या हो जाता है, हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, एमएसएफ इज ग्रेटर देन रिवर्स। ठीक है, याद रखना है जी आपको। देन कम्स हमारा बैंक रेट। बैंक रेट या फिर इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, जो हमारी सेंट्रल बैंक चार्ज करती है सारे कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। जब हमारी कॉमर्शियल बैंक जो है मनी बोरो करती है फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक आरबीआई से, जब से हमारी कॉमर्शियल बैंक मनी बोरो करती है फ्रॉम आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक उनके ऊपर चार्ज लगाती है इंटरेस्ट रेट का, that is bank rate. The central bank charges in an interest rate on all its loans and advances from the commercial bank. ठीक है, then comes बैंक रेट भी हमारा 4.25% ही है, जैसे कि एमएसएफ का मैंने आपको बताया। देन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का, एक टूल है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज करती है। ठीक है, सीआरआर बेसिकली कि जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उनको क्या करना पड़ता है कि मिनिमम रिजर्व या फिर डिपॉजिट रखना पड़ता है विद आरबीआई टू मेंटेन लिक्विडिटी इनटू दी करेंसी, कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो सीआरआर भी हमारा कितना है, रिमेन अनचेंज्ड एट 4%। देन हम बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज एसएलआर। ये भी क्या है, एक रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता है, एक डिपॉजिट मेंटेन रखना पड़ता है विद द आरबीआई, बट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। तो ये सारी चीजें हैं अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं तो ये भी क्या है, 18%। ओके, देन कम्स हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को परचेज सेल करती है इन दी मार्केट एरिया। जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाता है मार्केट में तो वो क्या करती हैं, सेल करती हैं अपनी सिक्योरिटीज इन दी मार्केट। जब लिक्विडिटी की कमी हो जाती है तो वो क्या करती हैं, परचेज करती हैं ताकि मार्केट में पैसा जाए। देन कम्स हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बेसिकली ये भी एक लिक्विडिटी सिस्टम है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का। मार्केट में जो पैसा है वो स्टेबलाइज कैसा रहे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमारी गवर्नमेंट मनी विड्रॉ करती है, मतलब पैसा लेती है, कब लेती है, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके। ठीक है, एंड अगर उसको मार्केट एरिया में पैसा ज्यादा लिक्विडिटी करना पड़ता है तो वो क्या करती है, सिक्योरिटीज को परचेज करती है ताकि मार्केट में पैसा जाए। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये हमने समझ लिया। इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी सारी चीजें जो रिमेन अनचेंज्ड या चेंज हुआ है, ये हमारा एक ब्रीफ रिवीजन है की रेट्स के बारे में बाय दी आरबीआई। आरबीआई जो सेट करती है हमारी सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स, स्टैट्यूटरी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी हुई हैं अपडेटेड। ठीक है, यहां पे बात हो रही है 2020 की, फिर यहां से बात हो रही है 2021 की। 6 फरवरी की बात हो रही है 2020, देन मार्च, देन
अप्रैल, मई, जून, ये सारी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग 2020 में क्या था एंड 2020 में 21 में क्या अपडेट्स हुए हैं। रेपो रेट की हम बात करते हैं तो हमें ये देख के चलना है कि रेपो रेट जो है वो अभी भी अनचेंज है एट 4%, जैसे कि हमने पहले भी बात करी। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं टिल February 2022 इट हैज आल्सो रिमेन अनचेंज्ड एट 3.35%। देन कम्स हमारा कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो भी अनचेंज्ड है एट 4%, दैट इज CRR। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एट अ परसेंट ऑफ NDTL, ठीक है, वो भी रिमेन अनचेंज एट 18%। एंड हमारा MSF रेट ओवरनाइट बेसिस पे जो हमारी कॉमर्शियल बैंक जो मनी बोरो करती है ओवरनाइट बेसिस पे एट इमरजेंसी टाइम, तो वो है कितना 4.25% टिल February 2022 का ये सारे अपडेशन है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो बट परसेंट ऑफ NDTL, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, MSF, तो ये सारी अपडेट्स है। रिवीजन इन की रेट सेट बाय दी RBI। ओके, तो बेसिक अपडेट्स ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया है, तो आप वहां पे भी मेरा सेशन हुआ है, वहां पे भी आपको अगर देखना है अच्छे से पूरा बजट का सेशन, पूरा इकोनॉमिक्स का सेशन, इकोनॉमिक सर्वे का सेशन, मेरा अलग अलग पार्ट है, आप वहां पे जाके फुल देख सकते हो। एंड यहाँ पे बैंकिंग के अकॉर्डिंग, मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया है 2021-22 का, पिछले साल से अभी तक टिल February 2022। तो ये सारे डिस्कशन हम कर लेते हैं। दैट इज द लिक्विडिटी इन दिस सिस्टम रिमेन्ड इन सरप्लस, कि हमारे मार्केट में जो लिक्विडिटी का सिस्टम है वो इस बार सरप्लस में गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मनी सप्लाई जो है वो स्टेबलाइज्ड है, प्राइस स्टेबिलिटी जो है स्टेबलाइज्ड है, तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है ड्यूरिंग 2021-22। हमारे जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी, अगर हम बैंकिंग की बोले, एनपीएस भी हमारा इस बार कम देखने को मिला है। देन बैंकिंग में अगर हम जाएं तो एनबीएफसी का क्या रोल है, हर एक चीज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी चेंजेस है सारे यहीं पे है, उसको मेंटेन रखा गया है। द लिक्विडिटी इन दिस सिस्टम रिमेन्ड इन सरप्लस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, 2021 का ग्रोथ हमारा बहुत ही अच्छा रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं 2020 से। उस टाइम पे तो हर एक फैक्टर्स, हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है वो माइनस में चली गई थी, -7.5%, नेगेटिव में चली गई थी, है ना। बट 2021 की बात करते हैं हमारा जीडीपी का, देन इट हैज 8 से 8.5%, है ना। एंड अगर हम अगले साल की बात करते हैं उसमें भी एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, हम कह सकते हैं हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में। तो हर एक सेक्टर में हमारा एक अच्छा रोल देखने को मिला है, डेवलप देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिला है हमारी कंट्री में 2020-21 की हम बात करते हैं तो। देन हम रेपो रेट की बात करते हैं तो वो भी रिमेन अनचेंज्ड एट 4% इन 21-22। आरबीआई ने क्या किया है, अंडरटुक किया है वेरियस मेजर्स, बेसिकली हम कह सकते हैं वेरियस प्रोग्राम, दैट इज जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम एंड स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन प्रोग्राम। क्यों ये आरबीआई ने क्यों ये प्रोग्राम अपनाया, बेसिकली अब जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, अगर उनके पास फंड्स की कमी होती है तो वो फंड्स ले सकते हैं, वो लोन्स ले सकते हैं 1 से 3 साल के अंदर, under this program GSEC acquisition program and special long term repo operation to provide further liquidity into the currency in the country। तो इसके अंदर जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, वो उनको टाइम दिया गया है 1 से 3 साल तक वो इस प्रोग्राम का बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। देन कम्स हमारा द इकोनॉमिक शॉक ऑफ द पैंडेमिक हैज बीन वेदर्ड वेल बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी सारी हमारी सिस्टम्स हैं 2021-22 की बात करते हैं तो हर एक चीज में ग्रोथ देखने को मिली है हमारे, वैसे ही हमारी कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में भी देखने को मिली है। दैट इज बैंक क्रेडिट ग्रोथ, जो हमारी बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। दैट इज ग्रेजुअली इन 2021-22 फ्रॉम 5.3% इन अप्रैल 21 टू 9.2% एज ऑन 31 दिसंबर 2021। 5% से सीधा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिला है 9.2% का टिल दिसंबर बैंक क्रेडिट ग्रोथ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देन कम्स हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बारे में बात करते हैं तो ये भी जो है हमारे एनपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी पहले
2020 में, 19-20 में तो एनपीएस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोग पैसा ले लेते थे, पैसा तो ले लिया हमने, बट 90 डेज के बाद भी वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं बैंक्स को, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, एनपीएस, बैंक्स के लिए एनपीएस हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बैंक्स के नाम जो है वो खराब होते हैं ज्यादा एनपीएस की वजह से। तो एनपीएस भी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी हमें कम देखने को मिला है इन कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक, दैट इज डिक्लाइंड फ्रॉम 11.2% एट द एंड ऑफ 2017-18 टू 6.9% एट द एंड ऑफ 2021। जहां पर 11.2% था वहां पे एक डिक्लाइनेशन देखने को मिला, एक डिक्लाइन देखने को मिला है सीधा 6.9%। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है हमारी बैंकिंग सिस्टम के लिए भी, ठीक है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, उसका अगर रेशियो हम निकालेंगे तो उसमें भी एक डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, डिक्लाइन, एक डिक्रीमेंट देखने को मिली है, दैट इज 6% से 2.2% ड्यूरिंग द सेम पीरियड टिल दिस सितंबर 2021 एंड टिल फरवरी 2021 भी ये जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग एनपीएस। देन हम कह सकते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, रिस्क वेटेज एसेट रेशियो टू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, वो इंक्रीज रहा है फ्रॉम 13% टू 16.54% एट द टाइम ऑफ 2021 सितंबर। तो ये भी एक अच्छी बात है रिगार्डिंग दी कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री। देन रिटर्न्स ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, वो चीज भी पॉजिटिविटी देखने को मिला है फॉर द पीरियड ड्यूरिंग सितंबर 2021। तो ये हमारा बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का एक फुल पार्ट है टिल फरवरी 2022 कि अभी तक इनमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। ओके, देन हमारा आ जाता है एक्सेप्शनल ईयर फॉर दी कैपिटल मार्केट। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, दैट इज आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो आईपीओज में क्या होता है, अभी लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी तक का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, दैट इज 89,066 करोड़ रेस किया गया है बाय 75 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के द्वारा। कितना इन्वेस्टमेंट किया है 75 आईपीओ के द्वारा, 89,066 करोड़, मतलब 89 करोड़ हम कह सकते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव ग्रोथ है। एंड ये कब की बात हो रही है, अप्रैल से नवंबर 2021 की। हायर देन इन एनी ईयर इन द लास्ट डिकेड, पूरे लास्ट डिकेड में अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं तो अभी तक का सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिला है हमारे आईपीओज में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। टोटल 75 आईपीओज हैं टिल अप्रैल से लेकर नवंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, देन हमारा आ जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें कि कितना सर्कुलेशन करेंसी जो है वो सर्कुलेट हुआ है, कितना बैंक के पास कैश जमा हुआ है, पब्लिक के पास कितना पैसा गया है, बैंकर्स डिपॉजिट कितना हुआ है, डिमांड डिपॉजिट क्या रहा है, टाइम डिपॉजिट क्या है, रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी, तो ये सारी चीजें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया गया है परसेंटेज वाइज, ठीक है। 2015-16 से टिल 2021-22। तो हम लास्ट देख लेते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, जहां पे 2015-16 में 14.9 था, 2019-20 में 14.5 था, 20-21 की बात करते हैं तो 16.6 था। तो ये चीज यहां पे करेंसी इन सर्कुलेशन, मनी सप्लाई बेसिकली स्टेबलाइज्ड है। तो 2021-22 की बात करते हैं तो इट हैज रिमेन्ड एट 7.8%। तो ये भी एक ग्रोथ, एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कैश विद द बैंक, जहां पे 15-16 की बात करते हैं तो इट इज 6.6%, वहीं अगर 20-21 की बात करते हैं तो वो चीज चली गई थी 4.5%, 4.5% ड्यूरिंग पैंडेमिक। हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे सरकार के पास पैसे की कमी, फंड्स की कमी पड़ रही थी, तो वो उन्होंने क्या किया, बोरो किया डिफरेंट कंट्रीज से, एंड वही चीज हमें एक्सपेंसेस खर्चा किया हमारे कंट्री के ऊपर। तो 2021-22 की बात करते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, दैट इज 4.5% से सीधा 10.7%। अब अवेलेबल, बैंक के पास कैश अवेलेबल है, जहां पे 20-21 में हम बात करते हैं जहां पे 4% था, वहां पे सीधा अभी 10% हो गया है, दैट इज 6% का इंक्रीमेंट। ये भी एक अच्छी बात है। देन करेंसी विद द पब्लिक, कितना पब्लिक के पास पैसा अवेलेबल है 2020-21 में 17.1। क्यों, पैंडेमिक में लोग का जो सेविंग हुआ था वही बैठ के वो खा रहे थे, बट अभी कितना है 7.7%। बैंकर्स डिपॉजिट कितना है विद आरबीआई 2021 की बात करते हैं तो 28.5% ओनली,
लो चला गया था, डिक्लाइन हो गई थी, बट अभी 42.0 मतलब 42%, 2021-22 की बात करते हैं। देन डिमांड डिपॉजिट्स वंस अगेन 14.8, एंड अभी जो डिमांड डिपॉजिट है दैट इज 26.2%। पब्लिक जो है कितना डिपॉजिट कर रही है बैंक्स में पैसा। देन हमारा टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट की बात करते हैं 2020-21 में 10.9, डिपॉजिट ही जितना डिपॉजिट था 10.9, मतलब एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 5 साल या 10 साल बाद आप उस चीज को बाहर निकालोगे। तो 2020-21 में आपका था टाइम डिपॉजिट अगर हम देखें तो 10.9%। अभी 21-22 की बात करते हैं, इट इज 8.2%। देन वैसे ही रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी, तो ये भी है 18.8% 2020-21 में था, और हमारा रिजर्व मनी वही आ गया है 13th पे, ठीक है। एंड लास्ट वन वी हैव ब्रॉड मनी जो था 12.2%, वो हमारा आ गया 9.9%। तो पूरा अगर ओवरऑल हम सिनारियो की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव ग्रोथ हम देखने को मिली इन द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो, अगर हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात करते हैं, ठीक है। देन हमारा आ जाता है व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय आरबीआई टू प्रोवाइड टारगेटेड लिक्विडिटी सपोर्ट टू दिस सिस्टम। क्या है, लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अपनाए, है ना, टू सपोर्ट दिस सिस्टम इन 21-22। पहला क्या है, हमारे गवर्नमेंट ने टोटल refinance facility provide किया to different banking system in our country, a total of 66,000 crore to all India financial institution। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना प्रोवाइड किया, रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई 66,000 करोड़ की, एंड उसमें से देन 25,000 करोड़ दिया गया टू दी नबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 25,000 करोड़ नबार्ड को दी गई। देन 10,000 करोड़ दिया गया हमारा एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक को। देन 31,000 करोड़ दिया गया टू सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से हमारी जो आरबीआई है लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक्स को एक आउटले, एक रुपी रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड किया, नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने की है। तो लिक्विडिटी फैसिलिटी एक्स्ट्रा दिया गया दैट इज 50,000 करोड़ टू रैम्प अप कोविड रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग पब्लिक को जो सफर करनी पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी तुरंत इमरजेंसी के टाइम पे क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने फॉर दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कितना आउटले दिया है, ₹50,000 करोड़, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। देन लॉन्ग टर्म, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस दैट इज SLTRO, ये भी प्रोग्राम फंक्शन प्रोवाइड किया गया है टू बैंकिंग सिस्टम, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो रूरल एरियाज में बेसिकली देखने को मिलता है, जहां पे लोगों को एक फाइनेंस फैसिलिटी मिलती है, अगर लोन्स की जरूरत पड़ती है, क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, तो वो वहां से ले सकते हैं फॉर दी स्टार्टअप्स, छोटे छोटे बिजनेस अगर करने हैं तो वो कर सकते हैं, दैट इज स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो ये भी प्रोवाइड किया गया सिस्टम फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ 10,000 करोड़ टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। इस पे भी एक इंटीमेशन दिया गया है कि एक आउटलेट बनाया गया कि कितना खर्च देना है, ₹10,000 करोड़ टू दैट इज स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टू ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली ये सपोर्ट किसको किसको करेगी, स्मॉल बिजनेस यूनिट को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को हम कह सकते हैं, जो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिला है। हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा है, हमें बैंक से अगर कुछ और मदद मिल जाती है तो उससे हम कुछ अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी भी चेंजेस आई हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है फॉर दी अनडेवलप्ड एरिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, है ना। देन ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो ऑफ 15,000 करोड़ फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव सेक्टर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एग्रीमेंट बेसिस पे जो सेक्टर्स है जिनको पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस टैप लिक्विडिटी विंडो उनको उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक आउटले प्रोवाइड किया है, दैट इज 15,000 करोड़, ठीक है। ओके गाइस, हमने आज सब कुछ जो भी अपडेट्स आए थे टिल February 2022,
की, तो मैंने वो आपको सारी चीज़ें बता दी, सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी बेसिक से लेकर जो भी चेंजेस आए हैं अपडेट, वो सारी मैंने आपको बताई हैं। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। एंड अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली रिलेट होता है हमारा बजट सेशन से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी भी मैंने अलग से क्लास ली है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, हमारे पोर्टल में दिया हुआ, हमारे वार्म अप सेशंस में भी दिया हुआ है। एंड मैंने इकोनॉमिक सर्वे की भी एक लेक्चर करी है, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की लेटेस्ट अपडेट की। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।